दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बिहार एसआई एंड बीपीएससी 67 सेलेक्टेड। दोस्तों हम लोग जो है वो प्रहार सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट वीडियो को पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें भारत का परिचय, भारत के पर्वत, दर्रे, ग्लेशियर, मैदान और भारत की नदियां हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत की नदियों के पहले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिए। और इसका दोस्तों हम लोगों ने प्ले लिस्ट बना दिया है यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग जो प्ले लिस्ट से भी सारे जो छूटे हुए टॉपिक है उसको देख सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। और जो जो चैप्टर अभी तक हो गया है उसका दोस्तों हम लोग क्विज भी कराते हैं टेलीग्राम पर, बिल्कुल निःशुल्क, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो है वो आज के वीडियो में जो स्टैटिक जीके का 5वां वीडियो है, इसमें हम लोग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे, क्योंकि नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग इसको जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है। बाकी टॉपिक भी आपको हो सकता है कि 50 के बदले ज्यादा वीडियो भी आए, लेकिन आपका हम संपूर्ण टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे जो जो महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी नदियों के और उसके तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है कि ये जो है वो 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि भारत के पूरब में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और पश्चिम में दोस्तों वो क्या है, पश्चिम में है अरब सागर है, और दक्षिण में दोस्तों क्या है, तो दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर। तो इसलिए ये जो भाग आप लोग मैप में देख रहे होंगे, ये जो भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें हम लोग जो है इंपोर्टेंट नदी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 तरह की नदियां मेन है। एक ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर की ओर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में आपको गिरती है। यानी कि इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका हम लोग क्रम से जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जिसके बारे में मैंने उत्तर भारत की नदी तंत्र में बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है। इसके अलावा दोस्तों गंगा नदी गिरती है, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो उत्तर भारत की मैदानी नदियां हैं, ठीक है, उत्तर भारत की नदियां हैं। तो उसका हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन जो है वो पहले कर लिया है। अब जो है हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का अगर शुरू करते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों कौन कौन सी नदी गिरती है, तो दामोदर जो कि हुगली की जो है वो सहायक नदी है। उसके बाद स्वर्ण रेखा है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, फिर बेगई। तो इतनी दोस्तों नदियां हैं जो आपको दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में, यानी प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन है, तो दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और बेगई है। फिर जो हमारे जो पश्चिमी तरफ की जो नदियां हैं जो आप लोग देख रहे होंगे, ये नदियां जिसमें लूनी है, माही है, उसके बाद जो साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, ज्वारी है, श्रावती है, गंगावेली है, भरतपुजा है, पेरियार है, पुम्बा नदी, ये सभी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो आप लोग जो इस मैप को देख लिए हैं, इस मैप के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे। इस मैप के अकॉर्डिंग आप लोग जो है एक बार जो है वो इसका जो है मैप बना लेंगे और नोट कर लेंगे कौन सी नदी है कहाँ पे है, ताकि आपको जो है क्रम से पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो आइए हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो है आप लोगों को दिख रहा होगा दामोदर नदी। पहले दामोदर है, फिर स्वर्ण रेखा है, फिर बैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, फिर बेगई है, फिर ताम्रपर्णी है, जिसको हम लोगों ने अभी मैप में भी देखा था। यहाँ दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई और नीचे ताम्रपर्णी, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है वो कंटिन्यू आज हम पढ़ेंगे। अब देखिए दामोदर और स्वर्ण रेखा जो नदी है दोस्तों, वो मुख्यतः झारखंड की नदी, झारखंड से उद्गमित होने वाली नदी।
फिर बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी का जो मुख्य क्षेत्र है वो है ओडिशा। ओडिशा से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं मुख्य रूप से, हालांकि ये अन्य राज्यों में भी बहती है, ठीक है, लेकिन मुख्य जो इनका प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद दोस्तों गोदावरी, कृष्णा। गोदावरी, कृष्णा जो होता है इनका जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो दोस्तों कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है गोदावरी कृष्णा में, ठीक है। इसके अलावा मतलब गोदावरी का प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम आगे बताएंगे किन किन राज्यों से गुजरती है। उसके बाद देखिए पेन्नार, कावेरी, वगई, ये सब जो होता है वो तमिलनाडु से प्रवाहित होने वाली जो है वो मुख्य नदियां है। यानी ये सारी की सारी नदियां वो कहाँ की है, तो पूर्वी घाट के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और ये सभी अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। फिर उसी तरह से अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदियां, उसका अगर हम क्रम देखें, और ये क्रम किधर से किधर है, तो ऊपर से नीचे, यानी नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की ओर है। इधर भी जो क्रम है दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। और एकदम सीरियल से मतलब पहले दामोदर होगा, फिर स्वर्णरेखा, फिर बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वगई और ताम्रपर्णी। फिर इसी तरह से अरब सागर में जल गिराने में नदियों का क्रम क्या होगा, पहले लूनी होगा, फिर साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर तापी जिसको ताप्ती बोलते हैं, फिर मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुझा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रम है, आप लोगों को इसी को पढ़ना है। अब देखिए जो अरब सागर में जल गिराने वाली जो नदियां हैं, अगर हम शुरू करते हैं अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदियां हैं, तो वहां से अगर हम शुरू करते हैं तो उसके बारे में जो है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में जो इम्पोर्टेंट नदी है उसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों राजस्थान में होता है अरावली पहाड़ी से, और लूनी नदी जो होता है अंतःस्थलीय प्रवाह की नदी है। और इस अंतःस्थलीय प्रवाह का क्या मतलब है, यह जो होता है यह किसी समुद्र में नहीं मिलती है, बल्कि यह जो है जमीन में ही विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब किसी दलदल में विलुप्त हो जाती है। होता क्या है, लूनी नदी जब अरावली से निकलती है तो गुजरात में एक जगह है कच्छ, जो आप लोग जब मैप में देखते होंगे तो ये वाला जो भाग आता होगा, ये वाला जो भाग है, ये भाग है कच्छ। और कच्छ जो है एक दलदली क्षेत्र है, ठीक है। तो यहीं पे आके जो है ये लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यहीं पे दोस्तों खंभात की खाड़ी भी है इसी के आसपास, तो यहाँ पर विलीन हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है अंतःस्थलीय प्रवाह की नदी। मतलब किसी समुद्र में नहीं मिल करके किसी जो है दलदली क्षेत्र में मिलती है, स्थलीय क्षेत्र में मिलती है। उसके बाद इसके ऊपरी भाग में मीठा जल पाया जाता है। जो लूनी नदी है उसके ऊपरी भाग में मीठा जल, और निचला भाग में जो होता है ना वो खारा जल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल और निचला भाग में खारा जल पाया जाता है, तो लूनी नदी। ये प्रमाण है, निचला भाग में खारा जल क्यों पाया जाता है, क्योंकि यह निचला जो हिस्सा है ना दोस्तों वो मरुस्थल से इसका बहता है, मरुस्थल से, जो आपको राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उससे। तो थार मरुस्थल के क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण चूंकि वहां की जो मिट्टी है उसमें क्षारीयता, नमक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए जो है ये जो है निचले भाग में खारा जल इसमें होता है। फिर जो है गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों देखिए साबरमती नदी। तो साबरमती नदी का उद्गम जो होता है राजस्थान का उदयपुर जिले से होता है, ठीक है। वहां पर मेवाड़ की पहाड़ी है, तो मेवाड़ क्षेत्र से जो होता है वो साबरमती का उद्गम होता है। और ये भी अपना खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। अभी जो हम जितने भी नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी नदियां जो होती है अरब सागर या खंभात की खाड़ी यानी कि भारत के पश्चिमी तट पर अपना जल गिराती है। अभी बंगाल की खाड़ी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में, ठीक है दोस्तों। और साबरमती के किनारे जो होता है वो आपको कौन कौन सा जो है, एक तो होता है गांधीनगर और दूसरा होता है अहमदाबाद। ये जो दो शहर हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का जो बड़ा शहर अहमदाबाद, वो दोनों साबरमती के किनारे हैं। तो साबरमती से इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, साबरमती के किनारे ही गांधी जी ने जो है अपना आश्रम भी बनाया था, वो हिस्ट्री का फैक्ट है, ठीक है। अब देखिए माही नदी के बारे में जान जाइए कि माही नदी जो है विंध्य पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से। माही नदी जो भी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। माही नदी से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आएगा कि यह भी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो माही नदी। इसका मुख्य क्षेत्र जो है वो गुजरात है। अब देखिए दोस्तों, अब जो है अगला जो नदी है वो है आपको नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है
वो मैकाल पहाड़ी से होता है, जो अमरकंटक जो है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, वहां से होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। बहुत लोग ये बात नहीं समझ रहे होंगे। देखिए, जब हम पर्वत पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बताया था कि जो सतपुरा पर्वत है उसका जो है तीन श्रेणी होता है। कौन कौन होता है? सबसे पहले होता है आपको महादेव, सबसे पहले जो होता है राजपीपला होता है, सबसे पहले जो होता है वो होता है राजपीपला, उसके बाद होता है महादेव और मैकाल। महादेव और मैकाल, ये तीन श्रेणियां होती है। ठीक है, ये जो है आपको क्रम से है, मतलब ये जो है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो राजपीपला, महादेव, मैकाल, ये तीन श्रेणियां। और महादेव पर जो होता है वो सबसे ऊंचा जो श्रेणी था वो धूपगढ़ था, पंचमढ़ी हिल स्टेशन था। और मैकाल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पे पाई जाती है। इसी मैकाल श्रेणी पर जो है, इस मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है अमरकंटक, और उस अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है दोस्तों। एक नर्मदा नदी निकलती है जो खंबात की खाड़ी की तरफ चली जाती है। दूसरी नदी निकलती है सोन नदी, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और तीसरा नदी निकलती है महानदी। तो यहाँ से तीन नदी निकलती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सोन निकलती है, उसके बाद कौन सी नदी निकलती है? सोन का प्रवाह दोस्तों उत्तर की ओर होता है, उत्तर की ओर। जो आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो है सोन नदी जो है मैकाल श्रेणी से निकल के, मैकाल के अमरकंटक से मैकाल से निकल के सोन नदी जो है कहां पर आकर मिलती है? तो बिहार में जो है वो मनेर के पास जो है वो गंगा में मिल जाती है। इसके बाद जो होता है दोस्तों महानदी इससे निकलती है मैकाल श्रेणी से। और तीसरी जो नदी है दोस्तों वो नर्मदा निकलती है। ये तीन नदी का जो है उद्गम होता है मैकाल श्रेणी से। ये सभी सतपुरा के भाग है, ये सभी जितने हैं वो सभी जो है सतपुरा के भाग है। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है नर्मदा नदी जो है वो 1312 किलोमीटर लंबा है। भरूच या भरूच शहर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो वहीं पर जो है ना नर्मदा नदी जो है अपना जल जो है वो अरब सागर में खंबात की खाड़ी के पास गिराती है। इस पर जो झील बनाया गया महाराणा प्रताप सागर, और इस पर जो बांध बनाया गया उसका नाम ओंकारेश्वर, ठीक है, माहेश्वर और इंदिरा सागर, ये सभी बांध बनाया गया है। ठीक है, और एक और बात ध्यान से समझिएगा, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है वो बनाती है डेल्टा। वो क्या बनाती है? डेल्टा। जो नदी, देखिए, जो नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है ना, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है तो वो बनाती है डेल्टा। ठीक है, जो नदी अरब सागर में जल गिराती है, अरब सागर में, तो वो बनाती है आपको, उसको हम बोलते हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख और एस्चुअरी, एस्चुअरी इंग्लिश में बोला जाता है एस्चुअरी। तो ये एस्चुअरी बनाती है। तो ये अभी हम जितना पढ़ रहे हैं वो किस तरफ की नदियां हैं? तो अरब सागर की नदियां, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां जो होती है डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, तो ज्वार नदमुख बनाने वाली सबसे जो लंबी नदी है दोस्तों वो है नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, और ज्वार नदमुख निर्माण करने वाली भी सबसे बड़ी नदी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि ज्वार नदमुख निर्माण करने वाली भारत की दो प्रमुख नदी कौन कौन है एस्चुअरी निर्माण करने वाली, एक तो नर्मदा हो जाएगा टॉप पे, 2 नंबर में ताप्ती। इस दोनों का नाम याद रखिए। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो होता है वो आपको वो डेल्टा नहीं बना करके क्या बनाती है? ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में जितना नदी है अभी लिस्ट में हम बताएंगे अरब सागर वाला, उसमें सबसे लंबा कौन है? तो नर्मदा है। और एस्चुअरी बनाने वाला भी सबसे बड़ा कौन है? तो नर्मदा है। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा जो बहाव होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है, और सबसे कम जो बहाव होता है वो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे जो होता है वो 2 शहर जो है बहुत ही फेमस है। एक तो हो गया आपको जबलपुर, ठीक है, एक तो हो गया जबलपुर, और एक जो दोस्तों वो भरूच शहर। ठीक है, एक जो भरूच शहर होता है वो जो है इंपोर्टेंट है। भरूच के पास दोस्तों, भरूच के पास जो है, भरूच के पास जो होता है, भरूच नर्मदा के किनारे जो है 2 शहर है। एक तो हो गया जबलपुर, जबलपुर आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है, और दूसरा है भरूच। ये दोनों शहर जो होता है, भरूच जो है गुजरात में, ये दोनों शहर जो होता है वो नर्मदा के किनारे है। नर्मदा के किनारे जो दोस्तों कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात, और ये दोस्तों ये कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट ही है। ये भी आपको मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट ही है। इसलिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा पर है। धुआंधार किस नदी पर है? तो नर्मदा पर है। धुआंधार कहाँ है? तो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए
1985 के में जो है ना, नर्मदा पर जो है एक बांध बन रहा था जिसका नाम था सरदार सरोवर बांध, और ये बांध बन रहा था गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध जब बन रहा था तो उसके विरोध में, चूंकि आसपास का जो क्षेत्र था बांध बनने के कारण जो है जलमग्न हो जाता, तो उसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है शुरू किया गया था मेघा पाटेकर के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो क्यों शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मेघा पाटेकर के द्वारा। और किस डैम के विरोध में शुरू किया गया था, यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। बस इतना ही फैक्ट जो है आपको नर्मदा नदी के बारे में आपको याद रखना है पूरा का पूरा। अब देखिए, अब आगे तापी नदी है। तापी नदी का उद्गम जो होता है बैतूल पठार से होता है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बैतूल पठार जो है मध्य प्रदेश से होता है, एमपी मध्य प्रदेश से होता है, और ये सूरत के समीप जो अपना जल गिराती है। तापी नदी सूरत के समीप जो अपना जल गिराती है, और इस पर 2 परियोजना चलती है। तापी नदी पर 2 परियोजना चलती है, एक का नाम है उकाई और एक का नाम है ककरापाड़। तो उकाई और ककरापाड़ा जो जल विद्युत परियोजना है वो तापी नदी पर चलती है। ठीक है, और सूरत जो शहर है दोस्तों वो आपको तापी नदी के किनारे है। सूरत शहर जो गुजरात का बहुत ही फेमस शहर है, वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तापी नदी जो है अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी बड़ी नदी। नर्मदा के बारे में बताइए, नर्मदा की लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर होती है और तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। ठीक है, और अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे जो नंबर 1 नदी है वो है नर्मदा, और नंबर 2 नदी जो होता है वो है तापी। यानी अगर पूछा, इसी को ताप्ती भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डेल्टा 9 बनाने वाली नदियों में सबसे लंबा कौन, नर्मदा। ठीक है, डेल्टा बनाने वाली नदियों में बाद में बताएंगे। उसके बाद पूछा जाए कि डेल्टा 9 बनाने वाली नदियां या एस्चुअरी बनाने वाली नदियों में दूसरी सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो तापी नदी की है। उसके बाद देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा तथा तापी भ्रंश की घाटी के मध्य से बहता है, इसलिए जो है ये ब्लॉक पर्वत है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम पर्वत के बारे में बताए थे तो बताए थे कि ये सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत के दोस्तों ऊपर और नीचे, यहाँ ऊपर से ये ऊपर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऊपर हो गया और ये नीचे, दोनों तरफ से नदी ही बहता है। जो ऊपर की जो नदी है दोस्तों वो है नर्मदा, और नीचे की जो नदी है दोस्तों वो तापी। 2 पर्वतों के बीच जो नदियां हैं, 2 पर्वतों के बीच जो नदियां हैं, मतलब 2 नदियों के बीच जो पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको दो नदियों के बीच जो पर्वत श्रेणी होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ये जो ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है वो दोस्तों सतपुड़ा। इसलिए पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र जो मुख्य रूप से जो ब्लॉक पर्वत है वो दोस्तों कौन है, तो सतपुड़ा पहाड़ी है। क्यों है, क्योंकि यह नर्मदा और तापी के बीच में स्थित है। इस बात का कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद इसके मुहाने पर भी एस्चुअरी का निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं इसके मुहाने पर जो भी एस्चुअरी का निर्माण होता है। अब देखिए, अब अगला जो नदी है दोस्तों वो है, अब जो हम लोग जो नदी शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों वो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए दोस्तों, उससे पहले जो है, जो अरब सागर में जो नदियां हैं, अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदियां हैं, उसका हम लोग जो है वो कुछ और नदी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग में जो है मीठा जल और निचले भाग में खारा जल पाई जाती है। अंतरस्थलीय प्रवाह की नदी है। साबरमती के बारे में दोस्तों मैंने पढ़ लिया कि साबरमती के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद जो है वो स्थित है। ये राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ी से निकलता है। सब जो है कच्छ के रण, सब जो है खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। माही नदी के बारे में सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा के बारे में पढ़ लिया। नर्मदा के किनारे जो भरोच जो है जबलपुर शहर है, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, ये सब जलप्रपात है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में जो है एस्चुअरी बनाने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तापी नदी के बारे में दोस्तों मैंने पढ़ लिया कि तापी नदी जो है वो आपको एस्चुअरी बनाने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। तापी नदी के किनारे उकाई और ककरापारा जो है ना वो जल विद्युत परियोजना चलता है, और इसके किनारे जो है सूरत शहर स्थित है। तो ये सारा का सारा जो इंपोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। अब देखिए कुछ और जो है पॉइंट है, जैसे उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर, जैसे मांडवी और जुआरी। ठीक है, ये दोस्तों ये दोनों गोवा की नदी है। मांडवी के किनारे दोस्तों वो पणजी स्थित है। पणजी जो गोवा का राजधानी है, पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है।
तो मांडवी और ज्वारी नदी जो है दोनों गोवा की नदी है, इसको आप लोग को बस इसमें कोई विशेष जो है पॉइंट है नहीं। फिर दोस्तों देखिए शरावती, शरावती का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरावती और गंगावेली, शरावती और गंगावेली जो है ये दोनों कहाँ की नदियां हैं? ये दोनों दोस्तों शरावती और गंगावेली जो होता है वो आपको कर्नाटक की नदियां हैं। शरावती इसलिए इंपोर्टेंट है कि शरावती पर एक जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जो है जलप्रपात, जोग को जो है वो बोला जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग या महात्मा गांधी। जोग का जो है वो नाम बदल के हम लोग जो है वो महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। जोग का नाम बदल के हम लोग जो है, जोग का जो है नाम बदल के जो है महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, अब महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है, ठीक है। तो इस बस ये पढ़ना है, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, ठीक है, सबसे ऊंचा जो होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो जलप्रपात को पढ़ेंगे तब हम क्लियर कर देंगे कि जो जलप्रपात से जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है। अभी फिलहाल इतना जान जाइए कि सबसे ऊंचा कुंचिकल है, ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है वो पेरियार और भरतपुझा, ये केरल की नदियां, मतलब पेरियार और भरतपुझा, पेरियार और भरतपुझा जो होता है ये केरल की नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो इतना जो है आप लोगों को अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदियां हैं, इतना फैक्ट आप लोगों को मुख्य रूप से जो है वो पता होना चाहिए। और बाकी अगर हम बात करते हैं कि केरल की सबसे लंबी नदी दोस्तों वो भी पेरियार, ठीक है, लॉन्गेस्ट, केरल की सबसे लंबी, केरल की सबसे लंबी जो है वो नदी, ठीक है, केरल की सबसे लंबी नदी वो भी पेरियार नदी है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि अरब सागर में जल गिराने वाली जो नदियां थी उससे जुड़ा हुआ जो एकदम ऐसा वाइटल पॉइंट जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कवर कर लिए होंगे। अब देखिए अब बंगाल की खाड़ी शुरू करते हैं, मतलब दामोदर से हम लोग जो है फिर से शुरू करते हैं। देखिए तो दामोदर से हम लोग जो है अब शुरू करेंगे। सबसे पहला नंबर जो है दामोदर का जो उद्गम होता है दोस्तों वो छोटा नागपुर पठारी से होता है। दामोदर जो होता है वो सीधे सीधी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती, दामोदर हुगली में मिल जाती है और हुगली नदी के द्वारा ही जो है अपना जल जो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। हुगली जो है ना गंगा का ही, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो शाखा में बढ़ जाती है, एक का नाम होता है हुगली और दूसरे का नाम होता है भागीरथी। हुगली नदी जो होता है वो दक्षिण में बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए हावड़ा के समीप जो होता है वो गंगा में मिल जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और उससे पहले ही जो है छोटा नागपुर की पठारी से निकलने वाली दामोदर नदी उसमें मिल जाती है। और जो भागीरथी नदी है वो जो मेन गंगा नदी है वो चल जाती है बांग्लादेश में, जहां पर उसका नाम हम लोग जो है वो पद्मा के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। फिर आगे जाकर वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तब जाके जो है वो अपना मेघना के नाम से अपना जल गिराती है। वो सब चीज हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी बस इतना जानिए कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी जो होता है वो हुगली के माध्यम से अपना जल गिराती है। हुगली जो है वो गंगा की एक जो वितरिका, ठीक है। भारत की जो पहली परियोजना जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भारत का जो है ना वो सबसे पहली जो परियोजना है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ये भारत की पहली परियोजना है। और दामोदर नदी को दोस्तों वो बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसके प्रकोप से जो है ना वो बाढ़ वगैरह आ जाता है। दामोदर नदी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है उद्योग धंधे हैं, जिसके कारण इस नदी में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया और ये सूख गई है, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल का नाम दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी के किनारे जो दोस्तों होता है, दामोदर नदी के किनारे जो होता है पंचेत हिल बांध बना हुआ, पंचेत हिल बांध जो होता है ये आपको दामोदर पर बना हुआ है। ये चीज जो है ये चीज अलग से लिखना हुआ है, यहाँ पर देखिए पंचेत, ये साथ में लिख दिया गया है, यहाँ नहीं होगा, बल्कि पंचेत हिल जो होता है, पंचेत हिल बांध जो होता है वो बना है दामोदर पर, ठीक है। और बाकी जो लिखा हुआ है मैथोन, बेलपहाड़ी, तिलैया, ये बराकर पर बना हुआ है, बराकर नदी पर। बराकर दामोदर की सहायक नदी, बराकर जो है वो दामोदर की सहायक नदी। और भ्रंश घाटी से बहने वाली जो है ना ये नदी है। भ्रंश घाटी कहने का मतलब दो पहाड़ों के बीच से बहने वाली नदी, कौन? दामोदर। तो भ्रंश घाटी से एक तो नर्मदा बहती है दोस्तों, और एक जो है नर्मदा बहती है किसके एक तो सतपुरा और बिंद के बीच में जो होता है वो नर्मदा बहती है, और दूसरी जो भ्रंश घाटी से बहती है वो दामोदर बहती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, क्योंकि यह जो है
उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची के पठार के बीच से बहती है। भरस घाटी मतलब देखिए, ये अगर मान लेते हैं, ये अगर एक हजारीबाग का पठार है और नीचे अगर रांची का पठार है, तो इसके बीचों बीच से जो है ये प्रवाहित होती है, यानी दो पठारी क्षेत्रों के बीच से ये प्रवाहित होती है। ठीक है, ये दामोदर नदी का फैक्ट है। अब देखिए स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर की जो है जस्ट बाद जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा का उद्गम जो होता है ना, वो आपको रांची के समीप होता है। छोटा नागपुर के पठारी से ये भी निकलती है। ये क्वेश्चन आता है कि ये कहां से निकलती थी? नगरी एक गांव है, नगरी गांव के समीप से जो है ना ये निकलती है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है स्वर्ण रेखा का उद्गम मूल रूप से कहां से होता है? रांची के समीप नगरी गांव से होता है। ठीक है, ये जो है उड़ीसा के तट के पास जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके किनारे दो शहर जो है जमशेदपुर और रांची दोनों स्थित है। और जमशेदपुर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जमशेदपुर में जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वो जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही है। ठीक है, और कभी कभी जो है ये भी कहा जाता है कि टिस्को की स्थापना जो है वो जमशेदपुर जो है किस किस नदी पर बसा हुआ है? तो सिर्फ स्वर्ण रेखा नहीं है, बल्कि इसके साथ एक और नदी है जिसका नाम है खरकई नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जमशेदपुर है सिर्फ जो है स्वर्ण रेखा पर है या इसके साथ और है? तो इसके साथ एक और नदी है खरकई नदी। तो इतना जो है आप लोग को याद रखना है कि स्वर्ण रेखा नगरी गांव रांची से निकलती है, उड़ीसा तट पर मुहाना बनाती है। जमशेदपुर और झारखंड की राजधानी रांची जो है इसके किनारे है, और खरकई नदी जो होता है वो और स्वर्ण रेखा किनारे जमशेदपुर है। जमशेदपुर में जो है वो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना, भारत का जो पहला लौह इस्पात का जो कारखाना था दोस्तों वो 1874 में खुला था। ठीक है, कब खुला था? फर्स्ट जो लौह इस्पात का फैक्ट्री वो 1874 में खुला था, वो कुल्टी में खुला था। कुल्टी दोस्तों कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो है ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। ठीक है, पहला जो सफल कारखाना था वो यही टिस्को का ही था, जो उस समय तत्कालीन बिहार का ही हिस्सा था। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं बैतरनी नदी के बारे में। बस ज्यादा नहीं है, ये जानिए कि उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा तट के पास ही अपना जल गिराती है। ब्राह्मणी नदी के बारे में जान जाइए कि ब्राह्मणी का उद्गम भी छोटा नागपुर पठारी से होता है और उड़ीसा तट पर जो है मुहाना बनाती है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो 4 नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें 3 नदियां कौन कौन? दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी। ये जो 3 नदियां दोस्तों, ये तीनों का उद्गम जो होता है वो कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से होता है। ये तीनों का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। सिर्फ जो है बैतरनी नदी का उद्गम जो है वो क्वेंझर पठारी उड़ीसा से होता है। ठीक है, और सब जो है वो उड़ीसा के पास ही अपना जल गिराती है अलग अलग तरीकों से। देखिए महानदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महानदी बहुत ही इंपोर्टेंट है। महानदी का उद्गम जो होता है ना सिवा की पहाड़ी से होता है, और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सिवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, और उड़ीसा के कटक शहर के पास जो है ना ये अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हीराकुंड बांध जो बनाया गया वो महानदी पर बनाया गया, और ये सबसे लंबा बांध। ठीक है, ये सबसे लंबा बांध है। इसका जो कुल एरिया है दोस्तों वो 25.8 किलोमीटर। हालांकि इसका जो है वो एग्जैक्ट मतलब एकदम वास्तविक जो बांध की लंबाई है। ठीक है, बांध जो होता है ना दोस्तों, बांध ये इसका प्रवाह, ये इसका जो है फैलाव क्षेत्र, लेकिन बांध जो होता है 4801 मीटर जो होता है में इसका बांध बना हुआ है। किसका? हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? हीराकुंड बांध जो होता है वो उड़ीसा में, उड़ीसा की ही मुख्य नदी है महानदी। ठीक है, इसलिए इसको उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि सबसे लंबा बांध जो होता है वो कौन है? हीराकुंड बांध है, और ये जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसका बांध जो 4801 मीटर, इसका जो कुल एरिया है 25.8 किलोमीटर का है, और इसके किनारे शहर जो है भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर, ये उड़ीसा के 3 शहर हैं जो महानदी के किनारे स्थित है। महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है। और महानदी की जो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें आप लोग शिवनाथ, हंसदेव, मांध, ईव, प्राणहिता नहीं होगा दोस्तों, प्राणहिता गोदावरी की सहायक है, और इंद्रावती जी भी गोदावरी की सहायक है। ठीक है, और दाएं से मिलती है ओंग, तेल, झोंक, प्रवरा और मंजीरा भी दोस्तों वो गोदावरी की सहायक है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियां हैं जो इससे मिलती है। देखिए इसमें जो है इंपोर्टेंट आपको पूछा जाएगा, तो ओंग पूछा जा सकता है, तेल पूछा जा सकता है, झोंक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हंसदेव भी पूछा जा सकता है, शिवनाथ भी पूछा जा सकता है। ये 5 जो है वो महानदी की जो है इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं, जिसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है,
नहीं तो तीन तीन दोनों तरफ से याद कर लीजिए। तीन जो है बाएं तरफ से शिवनाथ, हंसदेव, ईब, दाएं तरफ ओंग, तेलजोंक। ठीक है, इसका जो है नाम आप लोग को ध्यान रखना है। ये महानदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए, अब आगे क्या है कि गोदावरी नदी है। देखिए, गोदावरी नदी के बारे में आप लोग जान जाइए कि गोदावरी का जो उद्गम होता है ना, वो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, वहीं से जो है यह निकलती है। ठीक है, और गोदावरी नदी जो होता है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, ठीक है, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये उत्तर की ओर से, मंजीरा जो दक्षिण की ओर से। परवरा, पूर्णा, यहाँ पर वर्धा छूटा हुआ दोस्तों, परवरा, पूर्णा, वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा भी होगा यहाँ पर, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा, ये जो है दक्षिण की ओर से है। सबसे लंबी जो सहायक नदी है दोस्तों वो मंजीरा है। सबसे लंबी जो है दक्षिण की ओर मिलने वाली जो है मंजीरा नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक है। और गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा जो है गोदावरी को बोला जाता है। और गोदावरी पर दो परियोजना चल रही है, एक महाराष्ट्र में चल रही है, एक आंध्र प्रदेश में चल रही है। महाराष्ट्र वाले को बोलते हैं जयकवाड़ी, जयकवाड़ी बोलते हैं, और जो आंध्र प्रदेश वाला है उसको बोलते हैं पोंचमपाल। ठीक है, तो इतना चीज है, आप लोग गोदावरी के बारे में इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, लंबाई 1465 है। अब लंबाई से याद आ गया कि भारत में जो नदियां हैं वो लंबाई के अनुसार जो है उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो नंबर पे टॉप भारत की जो है 5 लंबी नदियां, 5 लंबी नदियां, इसका आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। दूसरा नंबर पर दोस्तों भारत की वो हो जाएगी गोदावरी। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। तीसरा नंबर पर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है, 1401 किलोमीटर, या 1400 भी कहीं कहीं देता है। चौथा नंबर दोस्तों, चौथा नंबर जो होता है वो होता है यमुना। यमुना की लंबाई कितनी है, 1375 किलोमीटर। और पांचवा नंबर दोस्तों वो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है 5 लंबी नदी है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोदावरी आप लोग देख रहे हैं कि भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियां होती है प्रवरा, पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा दक्षिण की ओर से मिलती है। सबसे लंबी सहायक मंजीरा है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस पर दो परियोजना चल रही है, एक तो चल रही है जयकवाड़ी महाराष्ट्र में और एक चल रही है पोंचमपाद जो है आंध्र प्रदेश में। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा जो होता है ना वो नाम दिया गया है गोदावरी को, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा जो होता है, जैसे उत्तर भारत में गंगा है उसी तरह से दक्षिण भारत की गंगा हम लोग कहते हैं कावेरी को। तो की अगर लग जाए तो कावेरी, क से क, ठीक है, सीधे अगर आ जाए तो गोदावरी मारिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम जो था महाबलेश्वर चोटी से होता है। अब देखिए तो ये होता है, अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि ये जो बिजाबारा के पास जो अपना डेल्टा बनाती है, बिजाबारा के पास ये मिलती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1401 किलोमीटर है। और सहायक नदियां इसके तुंगभद्रा है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। ये जो सहायक नदियां हैं वो कृष्णा की है। सबसे लंबी सहायक तुंगभद्रा है। इस पर बांध बनाया गया, नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो है पत्थर का बांध, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों पत्थर का जो बांध है वो नागार्जुन सागर बांध है। तो इतना आप लोगों को कृष्णा नदी के बारे में ध्यान रखना है। इसमें इसकी सहायक के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हम्पी जो है, हम्पी, वो हम्पी का अवशेष किस नदी के किनारे पाया जाता है। तो हम्पी का अवशेष दोस्तों वो पाया जाता है आपको तुंगभद्रा के किनारे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो आपको कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद पंढरपुर, पंढरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर जो होता है दोस्तों वो आपको भीमा नदी के किनारे स्थित है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन है जिसको आप लोग को नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए पेन्नार नदी, पेन्नार नदी के बारे में जान जाइए कि कर्नाटक के कोलार से निकलती है और आंध्र प्रदेश में ये मुहाना बनाती है। और पेन्नार नदी जो होता है ना
वो कृष्णा और कावेरी के बीच में प्रवाहित होने वाली नदियां। ठीक है, पेन्नार नदी जो था कृष्णा और कावेरी के बीच में प्रवाहित होती है। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है जो है ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी जो है वो कर्नाटक से होता है। और यहाँ पर देखिए ये दक्षिण भारत की गंगा इसको बोला जाता है, की लगा हुआ है, दक्षिण भारत की गंगा इसको बोला जाता है। और दक्षिण भारत में जो धान का कटोरा का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो आपको कावेरी का ही क्षेत्र बोला जाता है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिमसा है, अर्कावती, हेमावती, अमरावती, कावेरी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से दोस्तों वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि तमिलनाडु को ज्यादा से ज्यादा जल दिया जाए। ठीक है, तमिलनाडु के बाद जो है कर्नाटक का हिस्सा है। इसके अलावा कभी कभी इसमें जो है केरल और पुदुचेरी भी जो है कावेरी जल विवाद में शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से जो ऑप्शन जो आता है वो तमिलनाडु कर्नाटक का ही आता है। उसके बाद मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में बना हुआ है, कावेरी पर बना हुआ है। और कृष्णराज सागर बांध जो है कर्नाटक में बना हुआ है, वो भी कावेरी पर बना हुआ है। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण में दोस्तों किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया का जो है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, इनकी जो भूमिका थी वो कृष्णराज सागर बांध बनाने में थी। और जो शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है, जिसका निर्माण जो है 1902 में किया गया, वो भी कर्नाटक में कावेरी नदी पर ही। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, फर्स्ट जो है वो जल विद्युत परियोजना, फर्स्ट जो है जल विद्युत परियोजना जो है इसका जो है वो कौन सी है, तो इसका गठन 1897 में होता है, ये बनता है। और ये दार्जिलिंग में जगह है, दार्जिलिंग जो कि एक जगह है, दार्जिलिंग जो कि कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, डब्ल्यू भी लिख देते हैं, सिद्राबाग। ये जो है भारत की पहली जो है जल विद्युत परियोजना 1897 दार्जिलिंग में। और दूसरी जो है दोस्तों वो दूसरी जो है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 1902 में बनाया गया है, 1902 में ये दूसरी। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद जो होता है वो इसको जो दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, की लगा हुआ है, सीधे दक्षिण गंगा आ जाए या वृद्ध गंगा आ जाए तो गोदावरी हो जाएगा। और भारत के धान का कटोरा कहलाता है। इसकी सहायक नदियां ये सब है, सिमसा, अर्कावती, हिमावती, अमरावती, कावेरी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी। इसका जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक का मेटूर बांध बनाया गया है, कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। और एक जो था दोस्तों वो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है, ये कृष्णराज सागर है। उसके बाद जो है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। फिर बैगई नदी है, बैगई नदी बरुषनाथ की पहाड़ी से निकलती है। और मदुरई आप लोग जानते होंगे, मदुरई को बोला जाता है मंदिरों का शहर। ठीक है, जहां पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ये मदुरई जो है बैगई नदी के किनारे स्थित है। और रामेश्वरम के नजदीक जो है ना, ये अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों ताम्रपर्णी नदी है, जो आपको अगस्ता मलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जो अपना जल गिरा देती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो था ये हमारा भारत की प्रायद्वीपीय नदियां थी। अब कभी कभी जो क्वेश्चन आ जाता है कि जो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी नदी है, अभी हम लोग पूरा भारत का नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने जो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। और दूसरे वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो इम्पोर्टेंट जो है ना आप लोगों को देखिए, एक तो आप लोग सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में पढ़ लीजिए। उत्तर भारत में जो है ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा भी जो कुछ नदी से, जैसे गंगा की सहायक में आपको कोसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कौन सी सहायक मतलब कोसी को क्या बोला जाता है, तो बिहार का शोक बोला जाता है। इस तरह का फैक्ट बीच बीच से आते रहेगा। सिंधु से पढ़िएगा तो पंचनद के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जो चिनाब है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये सबसे मेन है। उसके बाद अगर प्रायद्वीपीय भारत में आपको दोस्तों गोदावरी के बारे में, फिर जो है आपको कृष्णा के बारे में, फिर जो है आपको कावेरी के बारे में, ठीक है, फिर जो है नर्मदा के बारे में, और फिर जो है वो ताप्ती के बारे में। इतना आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है नदियां हैं, जिसके बारे में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो भारत का जो नदी सिस्टम है वो कवर हो जाएगा। वैसे आप लोग जो है
वो बुक में सारणी दिया रहता है कि नदियां उसकी जो है लंबाई, तो लंबाई दोस्तों वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हर नदी का लंबाई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो टॉप 5, 6, 7 जो रिवर है उसी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों उद्गम कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मोहाना के बारे में तो समझ ही लिए, या संगम के बारे में आप लोग समझ ही लिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है, अरब सागर में कौन गिरता है। तो संगम आप लोग समझ ही गए। संगम को जो है वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो है आपको सहायक नदी, तो अगर ये सब अगर आप सारणी से पढ़ लेते हैं, नदी उसका उद्गम और सहायक नदी, क्योंकि संगम भी आप लोग गेस कर लीजिएगा अगर आएगा तो, ठीक है। और जो लंबाई है उसको जो 5-6 नदी है उसका याद कर लीजिएगा, तो मोटा मोटी आपका जो नदी का जो सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो है वो नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ, ये बिहार ऐसा मेंस का क्वेश्चन है। मैकाल पहाड़ियां, सह्याद्री, महादेव पहाड़ियां, अमरकंटक। देखिए इसमें एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो 2 आंसर, हालांकि इसका सही है, मैकाल पहाड़ी के पास से निकलती है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ है इसलिए अमरकंटक जो है वो सही हो, ठीक है। एग्जैक्ट जो है अमरकंटक जो है से ही निकलती है, लेकिन वो मैकाल पहाड़ी के भाग से ही निकलती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यमुना का उद्गम जो है किस राज्य में होता है। यमुना जो होता है आप लोग जानते हैं बंदरपूछ हिमानी से निकलती है। बंदरपूछ हिमानी जो कहाँ है तो उत्तराखंड में। बंदरपूछ हिमानी उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड जो है सही हो जाएगा। यमुना जो होता है उसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना जो होती है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से लंबी सहायक है। और इसका संगम दोस्तों वो कहाँ है, मतलब मिलती कहाँ है गंगा में, तो इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद में दोस्तों ये मिलती है। अब देखिए अब जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी तो 2 ही नदी मेन है, नर्मदा और ताप्ती। देखिए कौन है ऑप्शन में, नर्मदा सही है, ठीक है। बाकी सभी जो होती है वो क्या बनाती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बिहार एसआई का जो है वो क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल भी वही है, अमरकंटक के पास ही, ठीक है। तो इसलिए अमरकंटक सही है। सोन, नर्मदा और महानदी वो मैकाल श्रेणी का अमरकंटक के पास से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा, ताप्ती में से देखिए यहाँ पर ताप्ती है तो ताप्ती सही हो जाएगा। बाकी सभी नदियां जो है वो डेल्टा बनाती है। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जितना अभी तक हम लोग क्वेश्चन बताए सब जो बिहार एसआई, बीएसएससी ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कावेरी, हेमावती ये सहायक नदी से मिलाना है तो ये सही है। गोदावरी, मूसी ये गलत है। क्यों गलत है बताएंगे अभी। महानदी, मांड सही है, कृष्णा, मालप्रभा सही है। इसलिए गलत है कि अभी हम तुरंत बताएं कि मूसी जो हैदराबाद के किनारे जो है, हैदराबाद जो है जिसके किनारे वो मूसी है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है कृष्णा की सहायक नदी, ठीक है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा ये सब नदियां जो होती है वो गोदावरी की नहीं बल्कि जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं, इसलिए ये आंसर सही है आपका, ये गलत ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि रंगित नदी कहाँ होती है। देखिए रंगित नदी के बारे में भी क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया है 2019 में। 2019 यहाँ पर होगा, 9 लिख दिया है। 2019 में जो है ये क्वेश्चन आया है कि रंगित नदी दोस्तों कहाँ है। तो रंगित नदी जो होता है वो सिक्किम क्षेत्र की नदी है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, रंगित नदी जो है सिक्किम पूर्वोत्तर में जो सिक्किम से प्रवाहित होने वाली नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी। आप लोग जानते हैं कि गोदावरी जो दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, जिसकी लंबाई 1465 है। और गोदावरी के किनारे जो है गोदावरी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा है। गोदावरी नदी से जुड़ा हुआ जितना भी सहायक नदी था गोदावरी का, उसमें भी हमने बताया था कि बेनगंगा, पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, वर्धा है, मंजीरा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है। देखिए ये जो है आपको इंटर लेवल 2018 का क्वेश्चन है। ये सब छोटी छोटी ऐसी नदियां हैं जो किसी न किसी कारण से न्यूज में
उस समय चर्चा में रही थी या किसी और कारण से, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिंधोला नदी दोस्तों वो गुजरात में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जो है गिरती है। अरब सागर में गिरती है मतलब पश्चिम की तरफ गिरती है। तो पश्चिम की तरफ देखिए नर्मदा, बिल्कुल नर्मदा ही सही है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि नर्मदा और तापी जो अरब सागर में गिरने वाली लंबी नदियां हैं, जिसमें नर्मदा सबसे लंबी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह नदी दिल्ली में स्थित है, मतलब दिल्ली में यमुना स्थित है। ठीक है, दिल्ली में यमुना स्थित है, आप लोग जानते हैं दिल्ली मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है। तो नर्मदा, उसके बाद जो है सोन और महानदी। इसमें देखिए कौन में दो सही है, तो नर्मदा और सोन, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कच्छ के रण में देखिए लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है कच्छ के रण से, मतलब कच्छ के रण में विलीन होती है। ये निकलती है अरावली से। लूनी नदी के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं, ये अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में जो होता है वो विलीन हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित 3 नदियां के स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र में, फिर वही क्वेश्चन आ गया। अमरकंटक क्षेत्र में जो है सोन, महानदी और नर्मदा। ये भी क्वेश्चन जो बीएसएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम नहीं होता है, मतलब पूर्व से पश्चिम नहीं होता है, इसका क्या मतलब। इट मीन्स कि इधर से इधर जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं। अब देखिए ऑप्शन देख के ही आपको जो है वो पकड़ में आ जाएगा। देखिए माही, चंबल, नर्मदा और तापी। तो इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, तो इस दिशा में प्रवाहित नहीं हो रहा है। मतलब अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन नहीं है। अरब सागर में माही है, नर्मदा है और तापी है, लेकिन चंबल जो है नहीं है, इसलिए चंबल सही हो जाएगा। आप लोग जब क्रम से हम पढ़ा रहे थे उसमें ये बताए थे कि माही है, लूनी है, साबरमती है, नर्मदा है, तापी है, और ये पांचों का पांचों नदी गुजरात क्षेत्र से मोस्टली प्रवाहित होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये इंटर लेवल जो है सेकेंड ग्रेजुएट लेवल की पीटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में होता है और तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में होता है। अब यहाँ पर देखिए महानदी का उद्गम कहाँ है, सिहवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, ये सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। गोदावरी का उद्गम जो त्र्यंबकेश्वर में होता है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है वहां पर होता है गोदावरी जो होता है। ये होता है सिहवा की पहाड़ी, सिहवा पहाड़ी। ठीक है, और ये होता है आपको गोदावरी जो होता है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, नासिक में वहां पर होता है। अच्छा, एक फैक्ट जो है महाबलेश्वर जो होता है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है, वो भी जो है वो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और ये भी जो है यहाँ जो है ये भी जो है त्र्यंबकेश्वर भी महाराष्ट्र में। फिर कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है। तो कावेरी का उद्गम जो होता है, इसका ध्यान रखिएगा कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से नहीं होता है, बल्कि एक पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी या कर्नाटक में वहां से होता है। तो यहाँ लिखिए ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी। और ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपको कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी ये होता है कर्नाटक में। ये जो है इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश नहीं होकर क्या होगा, कर्नाटक होगा। बाकी तापी नदी मध्य प्रदेश में होता है, जानते हैं मध्य प्रदेश में, वो आपको मऊ के पास से जो है ना, बैतूल से होता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा जब ये की नहीं लगा हुआ तो गोदावरी, दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा, की लगा रहता तो कावेरी हो जाता। उसके बाद किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। चंबल आप लोग जानते हैं कि चंबल जो यमुना की सहायक नदी, ठीक है, और चंबल नदी मिलती है उत्तर प्रदेश, और उससे पहले जो है ना, ये जो है चंबल नदी जो होता है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है। जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान, पहला ऑप्शन सही है। और चंबल नदी बहुत ज्यादा मृदा, चंबल नदी के बारे में कुछ फैक्ट है, ध्यान रखिए। ये जो है आपको मृदा अपर्दन सबसे ज्यादा करती है, मृदा अपर्दन करती है। दूसरी बात है बीहर क्षेत्र का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बीहर क्षेत्र, ठीक है, तो ये भी चंबल नदी से होता है। चंबल नदी के किनारे दोस्तों कोटा शहर स्थित है, कोटा शहर स्थित है। चंबल नदी जो होता है वो यमुना की सबसे लंबी सहायक है, यमुना की सबसे लंबी सहायक है, सबसे लंबी जो है वो आपको सहायक है, ठीक है, सबसे लंबी सहायक है। ये इसका उद्गम जो होता है ना,
वो जानापाव पहाड़ी से होता है, जानापाव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कोटा जो है राजस्थान में है, कोटा राजस्थान में, तो ये जो है 3 जो है राज्यों से ये प्रवाहित होती है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक में? फिर से यही क्वेश्चन, मतलब आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। अमरकंटक वाला जो नर्मदा है, सोन है और महानदी वाला है, हमको लगता है 3-4 क्वेश्चन तो अभी ही आ गया इतना ही दूर में, तो आप समझ लीजिए कितना इंपोर्टेंट था वो। तो ये जो है, ये आज के टॉप जो है वो क्वेश्चन था। अब देखिए दोस्तों कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखे होंगे, नोट किए होंगे इसके कंटेंट को, और अच्छे से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। हम भी समय समय पर आपके लिए जो है वो वीडियो प्रोवाइड करते रहे हैं और करते रहेंगे, इसी तरह से अपने समय को एडजस्ट करते हुए, समय निकाल करके। आप लोग जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम पे जो है इसी टॉपिक का जो है वो क्विज होगा। कल जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, और परसों जो है इसका जो है वो क्विज होगा। और इसी तरह से होता है, जैसे आपको आज वीडियो लेक्चर मिलता है, कल पीडीएफ मिलता है और परसों इसका क्विज होता है। और ये सब प्रोग्राम बिल्कुल फ्री चल रहा है। अभी जो है फिलहाल हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। जल्दी जो दोस्तों ज्योग्राफी की इंपोर्टेंट टॉपिक को जो है समाप्त करके फिर हम लोग दूसरे विषय के इंपोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जो है वो खुद से, सेल्फ स्टडी से, अपने से बहुत बेहतर तरीके से जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। और एकदम फुल फोर्स, फुल एनर्जी से पढ़िए। इस बार मौका जो है बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, और इसमें हम भी आपके साथ हैं। ठीक है तो मित्रों, तो आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।